साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो है आगामी यूपी पीसीएस 2024 को ध्यान में रखते हुए जो है प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग जो है फिजिक्स वाला जो कोचिंग संस्थान है इनके द्वारा यूपी पीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए जो टेस्ट सीरीज कराई गई है उसी में से जो हम लोग एक टेस्ट पेपर को सेक्शनल टेस्ट पेपर को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ये जो सेक्शनल टेस्ट पेपर है ये इनका 20 टेस्ट में से चौथा टेस्ट है जो कि मॉडर्न हिस्ट्री संबंधित है। इसमें मॉडर्न हिस्ट्री या आधुनिक इतिहास से जो है आपके 75 क्वेश्चंस सम्मिलित किए गए हैं। इन 75 क्वेश्चन को हम लोग जो है इस वीडियो में पूरी व्याख्या के साथ देखेंगे जो आपके आगामी पीसीएस तथा आरओ एआरओ दोनों ही परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि किस घटना ने आधुनिक इतिहास में यूरोपीय लोगों के आगमन को चिन्हित किया। तो इसमें जो सही उत्तर है वो आपका है पहला ए ऑप्शन, क्रिस्टोफर कोलंबस की यात्राओं ने। देखिए, कोलंबस के बारे में बात करें तो यह एक इतालवी या इटली का खोजकर्ता था जो 15वीं शताब्दी के अंत में स्पेनिश राजाओं द्वारा प्रायोजित स्पॉन्सर्ड यात्राओं की एक श्रृंखला पर निकला। 1492 में उनके प्रसिद्ध अभियान से अमेरिका की खोज हुई। मतलब अमेरिका का जो खोजकर्ता माना जाता है वो क्रिस्टोफर कोलंबस को माना जाता है, जिससे यूरोपीय अन्वेषण और नई दुनिया के उपनिवेशीकरण की शुरुआत होती है। कोलंबस की यात्राएं कई कारणों से महत्वपूर्ण थी। सबसे पहले उन्होंने यूरोपीय शक्तियों के लिए नए व्यापार मार्ग खोले और पुरानी दुनिया मतलब यूरोप, एशिया और अफ्रीका, और नई दुनिया मतलब अमेरिका के बीच संबंध स्थापित किया। आगे चलते हैं और ध्यान रखिएगा, भारत की खोज किसने की थी, मतलब भारत तक आने के रास्ते की, तो वास्को डी गामा ने। अगला प्रश्न है कि किस यूरोपीय देश ने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज में पहला अभियान चलाया। तो पुर्तगालियों ने चलाया था। किसने चलाया था? पुर्तगालियों ने चलाया था। देखिए, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। 1497 में पुर्तगाल के राजा मैनुअल प्रथम ने भारत के लिए सीधा समुद्री मार्ग खोजने के लक्ष्य के साथ एक बेड़े का नेतृत्व करने के लिए खोजकर्ता वास्को डी गामा को नियुक्त किया। वास्को डी गामा 8 जुलाई 1497 को लिस्बन से रवाना हुए और एक लंबी और जोखिम भरी यात्रा के बाद 20 मई 1498 को भारत के मालाबार तट पर कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजों द्वारा सबसे पहले कौन सा किला स्थापित किया गया था। तो ये था आपका फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है, यह है कहाँ पे? तो ये तमिलनाडु के चेन्नई में। देखिए, कोरोमंडल तट के साथ चेन्नई के किनारे पर स्थित है। यह किला 23 अप्रैल 1644 को सेंट जॉर्ज दिवस पर पूरा हुआ था, इसलिए इसका नाम सेंट जॉर्ज किला रखा गया। निम्नलिखित में से कौन सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु रहे हैं। तो ये चितरंजन दास जी रहे हैं, CR चितरंजन दास। ठीक है, देखिए, इन्हें देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। इन्होंने 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी और ये अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? बिहार के गया में हुआ था। अगला है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। दो कथन दिए गए हैं, बताना सही कौन सा कूट सही है। पहला, इसके परिणाम स्वरूप भारतीय साम्राज्य से दो नए प्रभुत्व वाले राज्यों का निर्माण हुआ, भारत और पाकिस्तान। ये कथन सही है आपका पहला वाला। दूसरा, पूर्वी बंगाल जो वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, तो पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान प्रांत पाकिस्तान बने, जबकि शेष हिस्से को भारत में रखा गया या भारत कहा गया। तो ये दो के दोनों कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में किस पुर्तगाली गवर्नर ने साम्राज्यवाद की नीति लागू की थी। तो ये साम्राज्यवाद की नीति जो है अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। ये जो है भारत में पुर्तगालियों का दूसरा गवर्नर था। ठीक है, भारत में पुर्तगालियों का दूसरा गवर्नर था, गवर्नर के रूप में कार्य किया इसने। या अल्बुकर्क को जो है भारत में साम्राज्यवाद की नीति शुरू करने के लिए व्यापक रूप से जाना जाता है। अगला है क्रिप्स मिशन, जो कि 1942 में आता है, के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। दो कथन है। पहला, क्रिप्स मिशन ने प्रभुत्व स्थिति वाले एक भारतीय संघ का प्रस्ताव रखा जिसके पास राष्ट्रमंडल से हटने का अधिकार था। ये कथन सही है। दूसरा, कांग्रेस ने इसे सर्वसम्मत से स्वीकार किया, नहीं अस्वीकार किया था, स्वीकार नहीं किया था बल्कि अस्वीकार किया था। पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। तो क्रिप्स मिशन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत भेजा गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता संबंधित मुद्दों पर चर्चा करना और उसका समाधान करना था। अगला है, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ब्रिटिश युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ने की थी। अगला है, 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना में सर सिरिल रैडक्लिफ
रेडक्लिफ की भागीदारी का उद्देश्य क्या था? तो सीमा आयोग की स्थापना करना, सीमा आयोग की स्थापना करना। किस भारतीय शासक ने कर्नाटक युद्ध के प्रारंभिक चरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो निजामुल मुल्क ने दक्कन क्षेत्र के शासक निजामुल मुल्क ने कर्नाटक युद्ध के प्रारंभिक चरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने शुरुआत में फ्रांसीसियों के साथ गठबंधन किया, लेकिन बाद में अंग्रेजों का समर्थन करने के लिए पाला बदल लिया। प्लासी का युद्ध कब होता है? 1757 में। प्लासी के युद्ध में किस ब्रिटिश कमांडर ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। देखिए, रॉबर्ट क्लाइव, जिन्हें भारत क्लाइव भी कहा जाता है, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। तो 57 को भारत के बंगाल क्षेत्र में प्लासी के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्लासी की लड़ाई के दौरान क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना के खिलाफ ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है आपका कि किस ब्रिटिश नीति ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत लागू किया था? तो आपका डी विकल्प जो है वो सही है, कॉर्नवालिस कोड के द्वारा ये व्यवस्था आई थी। स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत, जिसे बंगाल बंदोबस्त के रूप में भी जाना जाता है, कॉर्नवालिस कोड के तहत लागू किया गया था। यह नीति लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू की गई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 तक बंगाल के गवर्नर जनरल थे। ठीक है। स्थायी बंदोबस्त के सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य बंगाल में एक निश्चित भू राजस्व प्रणाली स्थापित करना था। अगला है ईस्ट इंडीज में व्यापार के लिए 1600 में महारानी एलिजाबेथ के चार्टर का महत्वपूर्ण प्रावधान क्या था? तो इस चार्टर में इसने 15 वर्षों की अवधि के लिए ईस्ट इंडीज में व्यापार करने का विशेष अधिकार प्रदान किया था। तो ए ऑप्शन। अगला है 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने गोल्डन फरमान जारी किया, जिसमें कहा गया था? गोलकुंडा बंदरगाह पर व्यापार करने का विशेषाधिकार के बारे में इसमें कहा गया था। यह एक महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था, क्योंकि इसने व्यापारिक उद्देश्यों के लिए बंदरगाह तक विशेष पहुंच प्रदान की, जिससे गोल्डन फरमान के प्राप्तकर्ताओं को गोलकुंडा में वाणिज्य और आर्थिक अवसरों में भाग लेने और लाभ उठाने की अनुमति मिली। अगला प्रश्न है कि 1620 में ट्रैंक्यूबार में स्थापित डेनिस फैक्ट्री का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य मिशनरी गतिविधियों को बढ़ावा देना था। ठीक है। देखिए, फैक्ट्री ने ईसाई धर्म के प्रसार के लिए एक आधार के रूप में कार्य किया और भारत में प्रोटेस्टेंट मिशनों के प्रारंभिक इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है। इस पहल ने उस अवधि के दौरान डेनमार्क और भारत के बीच सांस्कृतिक और धार्मिक आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाया। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस कारक ने दूसरों पर अंग्रेजों की सफलता में योगदान दिया? मतलब जो अन्य यूरोपीय शक्तियां थी, चाहे पुर्तगाली हो, डच हो, फ्रांसीसी, इनसे जो है अंग्रेजों को सफलता ज़्यादा मिली या अंग्रेज इनको पराजित करके सफल हुए भारत में, तो किस वजह से? तो इसके लिए जो कारण जिम्मेदार थे वो थे सैन्य कौशल और अनुशासन अंग्रेजों का, नौसेना श्रेष्ठता अंग्रेजों की, और प्रारंभिक औद्योगिक क्रांति का इंग्लैंड में होना। तो ये सभी कारक थे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है 1757 में 23 जून 1757 में प्लासी के युद्ध के प्राथमिक कारण क्या थे? तो यहाँ पे इसके प्राथमिक कारणों के बारे में बात की गई है। ठीक है। तो देखिए, पहला है अंग्रेजों द्वारा विशेषाधिकार का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग, जिससे नवाब की वित्तीय स्थिति प्रभावित हुई। ये कारण था। दूसरा, अंग्रेजों ने नवाब की अनुमति के बिना कलकत्ता की किलेबंदी की, ये भी कारण था। तीसरा, अंग्रेजों को संदेह था कि सिराज व्यापार विशेषाधिकारों को कम कर देगा, ये भी सही है। तीन के तीनों ही इसके लिए उत्तरदायी कारणों में शामिल थे। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। 1764 में बक्सर की लड़ाई का प्राथमिक कारण क्या था? तो अंग्रेजों के आंतरिक व्यापार पर सभी करों की समाप्ति होना। ठीक है। देखिए, जो मोहम्मद कासिम था बंगाल का, उसने अंग्रेजों के आंतरिक व्यापार पर सभी जो भी कर थे सभी कर्तव्यों को समाप्त करने का निर्णय लिया, जिसका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे या अधिकारी थे उन्होंने विरोध किया, और यही इसका प्राथमिक कारण बनता है बक्सर युद्ध का। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में लॉर्ड बेल्जली द्वारा लगाए गए सहायक संधि के प्रभाव का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो पहला ऑप्शन इसमें देखिए, इसने भारतीय राज्यों को एक स्थायी ब्रिटिश सेना स्वीकार करने और उसके रखरखाव के लिए भुगतान करने के लिए मजबूर किया। ठीक है। लॉर्ड बेल्जली 1798 से 1805 तक बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य करता है। तो जो आपकी सहायक संधि की जो नीति थी उसको प्रभावी रूप से लागू करने का जो उत्तरदायित्व था, ये जो कार्य किया, वो लॉर्ड बेल्जली ने ही किया था। अगला है किस नीति के तहत कंपनी सतारा, भगत, जैतपुर और संबलपुर के क्षेत्रों का अधिग्रहण किया? तो ये व्यपगत नीति के तहत, और ये नीति कब किसके समय में आई थी? लॉर्ड डलहौजी के समय में। ठीक है। इसमें क्या था कि जिसका भी कोई उत्तराधिकारी नहीं था, जैविक उत्तराधिकारी,
उसके राज्य को अंग्रेजों के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया जा रहा था या उस पर कब्जा किया जा रहा था। मतलब जिन्होंने अपने उत्तराधिकारी के रूप में गोद लिया था उनको मान्यता नहीं दी गई थी राज्य करने का। अगला है, किस अधिनियम ने कंपनी द्वारा धर्म, रंग, जन्म या वंश के आधार पर भारतीय नागरिकों को रोजगार से वंचित करने पर रोक लगा दी थी? तो 1833 का जो चार्टर अधिनियम था इसने। बंगाल में द्वैध शासन की अवधि 1765 से 1772 के दौरान शासन के दो अलग अलग विभाग क्या थे? दीवानी और निजामत। ये जो द्वैध शासन प्रारंभ किया गया था बंगाल में, ये किसने किया था? लॉर्ड क्लाइव ने ये प्रारंभ किया था। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत का उद्देश्य राजस्व संग्रह और प्रशासनिक कार्यों को अलग करना था, जिससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वित्त पर महत्वपूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया, जबकि नागरिक और आपराधिक प्रशासन को स्थानीय शासकों के नाम मात्र अधिकार के तहत छोड़ दिया गया। इसमें जो दीवानी प्रभाग था, यह प्रभाग राजस्व संग्रह और वित्तीय प्रशासन के लिए जिम्मेदार था। 1765 में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार प्रदान किए गए, जिससे उन्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा से राजस्व एकत्र करने की अनुमति मिली। निजामत यह प्रभाग नागरिक और आपराधिक प्रशासन का प्रभारी था और क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनाए रखता था। निजामत के अधिकार बंगाल के नवाब के पास रहे थे, जो प्रशासन का नाम मात्र का प्रमुख था। अगला है, बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग पर 1788 से 1795 तक महाभियोग का मुकदमा किस कारण से चलाया गया? तो अन्यायपूर्ण और मनमाने कार्य करने के लिए। अगला है, और बंगाल के नवाब की जो माता थी, उनके जो गहने वगैरह थे उस या उनके साथ अत्याचार करने के लिए ये अभियोग चलाया गया था। 18वीं शताब्दी के अंत में किसने भारतीय न्यायिक प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव लाए, जिसमें सर्किट कोर्ट और समीक्षा शक्तियों के साथ एक वरिष्ठ न्यायालय की स्थापना शामिल थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये महत्वपूर्ण बदलाव लाया था। ठीक है, आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस ये आपका 1786 से 1793 तक 1786 से 1793 तक ये जो है आपका यहाँ का गवर्नर था बंगाल का। ठीक है, अगला है, कार्ल मार्क्स के अनुसार ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का भारत में कताई कामगार और बुनकर समुदाय पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसमें बी ऑप्शन पढ़िए, समुदायों के आर्थिक आधार के विघटन का कारण बनाइए। अगला है, आरसी मजूमदार के अनुसार तथाकथित 1857 के प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में उनका क्या मानना था? तो उन्होंने कहा था कि यह जो है स्वतंत्रता का राष्ट्रीय युद्ध नहीं था। उन्होंने इसे स्वतंत्रता का राष्ट्रीय युद्ध नहीं माना था। इनके अनुसार 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम प्रथम राष्ट्रीय या वास्तविक स्वतंत्रता संग्राम माने जाने वाले मानदंडों पर फिट नहीं बैठता। उनके अनुसार यह विद्रोह ना तो पहला था, ना ही राष्ट्रीय था, ना ही स्वतंत्रता का युद्ध था। अगला, 1857 के विद्रोह के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1857 के विद्रोह के दौरान विस्काउंट पाल्मस्टन थे। ठीक है, जिन्हें हेनरी जॉन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 1855 से 1858 तक और फिर 1859 से लेकर के 1865 तक ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया और इन्हीं के कार्यकाल में 1857 का विद्रोह होता है। अगला है, वह कौन सी घटना महत्वपूर्ण घटना थी जिसके कारण 1857 का भारतीय विद्रोह भड़क उठा था? 1857 का जो सैनिक विद्रोह था। चर्बी युक्त कारतूसों का प्रचलन। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा एनफील्ड राइफल की शुरुआत होती है, जिसमें जानवरों की चर्बी लगे कारतूसों का इस्तेमाल किया जाता था, जिसे मुंह से खींचना पड़ता था। इसने हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों को नाराज किया। इससे व्यापक असंतोष फैल गया और अंततः उस प्रसिद्ध घटना में परिणत हुआ जब 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को अपने सहायक को गोली मारकर घायल कर दिया। अगला है, 1857 के विद्रोह, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, में कुछ प्रमुख नेता कौन थे? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तत्या टोपे कानपुर के नाना साहब और लखनऊ की बेगम हजरत महल इसमें महत्वपूर्ण नेता थे। अगला, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुमिलित नहीं? दिल्ली में नेतृत्व किसने किया था? जनरल बख्त खान ने। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने। बरेली में नाना साहब ने नहीं किया था, बरेली में खान बहादुर ने नेतृत्व किया था। नाना साहब ने कानपुर में किया था। ठीक है, बिहार में कुंवर सिंह ने किया था। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। अहमदुल्ला ने किया था। अगला है, लॉर्ड कैनिंग के शासन के तहत 1856 में पारित किस ऐतिहासिक कानून को ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने बंगाल पुनर्जागरण के दौरान आगे बढ़ाया था? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को। ठीक है, ये लॉर्ड डलहौजी के समय में ये लाया गया, परंतु ये पास कब होता है? लॉर्ड कैनिंग के समय में पास होता है।
अगला है 1791 में वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? जोनाथन डंकन ने की थी। किसने की थी? जोनाथन डंकन ने। अवध के नवाब के दरबार में तत्कालीन ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने वर्ष 1791 में वाराणसी में पहला संस्कृत महाविद्यालय स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, यहाँ पे दो सूचियां ने सुमिलित करना, प्रावधान और विवरण। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के निम्नलिखित प्रावधानों को उनके सही विवरण से सुमिलित करना है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसमें पृथक निर्वाचन क्षेत्र के तहत क्या था? मुसलमानों के लिए विशेष निर्वाचन अधिकार का प्रावधान किया गया था। 3 से मिलाइए। वायसराय की परिषद में भारतीय सदस्य के रूप में शामिल होते सत्येंद्र सिन्हा को शामिल किया गया था। 2 से मिलाइए। केंद्रीय विधान परिषद में वृद्धि सदस्यों के विस्तार का प्रावधान किया गया, तो 1 से मिला दीजिए। इंपीरियल विधान परिषद में भारतीयों का पहली बार समावेश किया गया, 4 से मिला दीजिए। तो 3214 ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ महात्मा गांधी के जुड़ाव को सटीक रूप से दर्शाता है? जब भारत आज़ाद होता है तो महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। इन्होंने कांग्रेस की सदस्यता जो है 1934 में ही त्याग दी थी। ठीक है, तो सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि तिलक के होम रूल आंदोलन के संदर्भ में केसरी का क्या महत्व है? केसरी जो है तिलक के द्वारा प्रारंभ किया गया एक समाचार पत्र था जो कि मराठी भाषा में था। तो यह एक प्रमुख समाचार पत्र था जिसने तिलक के होम रूल आंदोलन की वकालत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय संघ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, पहले इसका नाम जो था भारतीय राष्ट्रीय संघ था, बाद में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। तो ये नाम बदलने का सुझाव, मतलब संघ की जगह कांग्रेस करने का सुझाव किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। अगला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे और उन्होंने किस सत्र की अध्यक्षता की थी? तो जॉर्ज यूले थे, जिन्होंने कांग्रेस के चौथे सत्र जो कि 1888 में इलाहाबाद में होता है, इसकी अध्यक्षता की थी। उस समय इलाहाबाद जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी थी। अगला है 1916 के लखनऊ समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, पहला, लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच एक हस्ताक्षरित समझौता था, सही है। दूसरा, लखनऊ समझौते ने कांग्रेस में चरमपंथी नेताओं के पुनः एकीकरण को चिन्हित किया, ये भी सही है, किया, जिसमें लखनऊ सत्र के अध्यक्ष के रूप में अंबिकाचरण मजूमदार भी शामिल थे, सही है। तीसरा, 1916 के सत्र में बाल गंगाधर तिलक ने घोषणा की कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये भी कथन सही है। सभी के सभी कथन सही हैं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। भारत में अपने कार्यकाल के दौरान लॉर्ड कर्जन का कांग्रेस के संबंध में घोषित उद्देश्य क्या था? कांग्रेस को नष्ट करने के उद्देश्य गतिविधियों में शामिल होना। ठीक है, तो ये इनका उद्देश्य था। ये इनका कहना था कि जो कांग्रेस का महल है वो चाहते थे कि उसको भरभरा के गिरने में, समाप्त होने में ये अपना योगदान देना चाहते थे। और ये भारत के गवर्नर के रूप में 1899 से 1905 तक ये गवर्नर रहते हैं, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, जनगण मन पहली बार कब गाया गया था? तो ये 27 दिसंबर 1911 को जो कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में होता है उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा गाया गया था। जब देश आज़ाद होता तो उसके बाद 24 जनवरी 1950 को इसे संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1800 मतलब ये जो कांग्रेस 1885 से 1905 तक में नरमपंथियों के प्रभुत्व की अवधि के दौरान किस कारक ने कांग्रेस के भीतर कट्टरपंथ या गरम दल के उदय में योगदान किया? तो नरमपंथियों की सीमित उपलब्धियां और लोगों में इसको लेकर के जो असंतोष था उसकी वजह से इसकी प्रतिक्रिया में एक गरम समूह जो है कह सकते हैं उसका उदय होता है। अगला है, शिशुओं के पंजीकरण और शिशु हत्या के उपचार के संबंध में 1870 में कानून में कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ? तो इसमें आप सी ऑप्शन पढ़िए, माता पिता के लिए सभी शिशुओं के जन्म का पंजीकरण कराना अनिवार्य हो गया था। अगला है, किसने आर्य महिला समाज की स्थापना की और अंग्रेजी शिक्षा आयोग के समक्ष महिलाओं के शैक्षिक पाठ्यक्रम में सुधार की वकालत की, जिसे बाद में महारानी विक्टोरिया के समक्ष विचार के लिए भेजा गया? तो पंडिता रमाबाई सरस्वती ने किया था आर्य महिला समाज की स्थापना। सुभाष चंद्र बोस ने किसे युग का राजदूत कहा था? तो राजा राम मोहन राय को कहा था। निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज, जिसकी स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी, के प्राथमिक उद्देश्य का वर्णन करता है? तो इसमें पहला देखिए, एकेश्वरवाद की शिक्षा देना और हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयों को दूर करना। तो ये पहला वाला विकल्प जो है वो आपका सही है। ठीक है,
आगे चलते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे और थियोसॉफिकल आंदोलन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? तो हेलेना ब्लातोस्की और हेनरी स्टील ओलकॉट ये संस्थापक थे। और प्रभाव क्या पड़ा? तो विभिन्न यूरोपीय दर्शन, नियोप्लेटोनिज्म, भोगवाद, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और इस्लाम से ये प्रभावित था। ठीक है, तो इसकी स्थापना, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना सन 1875 में जो है हेलेना ब्लास्की और हेनरी स्टील ओलकॉट ने न्यूयॉर्क शहर में की थी। अगला प्रश्न है आपका कि लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस का वर्णन किस प्रकार किया? तो सूक्ष्म अल्पसंख्यक की प्रतिनिधि के तौर पर किया। कांग्रेस को सूक्ष्म अल्पसंख्यक समूह का प्रतिनिधि करार दिया, मतलब बहुत छोटे से लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला करार दिया। देखिए, लॉर्ड डफरिन के समय में ही कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। 1885 में लॉर्ड डफरिन 1884 से 88 तक जो है ये गवर्नर थे। आगे चलते हैं, मतलब भारत के वायसराय के रूप में इन्होंने कार्य किया था। किस प्रमुख भारतीय व्यक्तित्व ने नव हिंदू धर्म का प्रचार किया? 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में भाग लिया और राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग पर किताबें लिखी। तो स्वामी विवेकानंद ने। जी के गोखले अर्थात गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो क्या कथन सत्य है? वह एक कट्टरपंथी क्रांतिकारी थे जो भारतीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हिंसक तरीकों में विश्वास करते थे। नहीं, ये कथन गलत है। दूसरा, उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी 1905 में, जिसका उद्देश्य देश में सामाजिक और आर्थिक सुधारों को बढ़ावा देना था। ये कथन आपका सही है। वे कभी भी किसी राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं थे। नहीं, बिल्कुल। वे कांग्रेस सदस्य थे। वे ब्रिटिश संसद के सदस्य थे। नहीं। अगला है लाला लाजपत राय के अनुसार कांग्रेस आंदोलन का स्वरूप क्या था? तो इनके अनुसार कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही उनके द्वारा परामर्शित तथा नियोजित था। तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है बंगाल के विभाजन के संबंध में गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में जारी आदेश का क्या महत्व था? तो इस आदेश के माध्यम से जो बंगाल विभाजन किया जाता है, इसने बंगाल को दो भागों में विभाजित कर दिया, जिसमें पश्चिमी भाग में हिंदू बहुमत, जो वर्तमान में आप पश्चिम बंगाल जो हमारा राज्य है उसके रूप में देख सकते हैं, इसमें आपका असम, उड़ीसा वाला हिस्सा भी आता था, और पूर्वी भाग में मुस्लिम बहुमत था, जो कि वर्तमान में आपका बांग्लादेश के रूप में जाना जाता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है 7 अगस्त 1905 को टाउन हॉल कोलकाता में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा किस घटना से प्रारंभ होती है? तो बहिष्कार प्रस्ताव को पारित होने से। जब लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया जाता है उसी समय यह बहिष्कार प्रस्ताव को पारित किया जाता है और स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन के संदर्भ में उपरोक्त नेताओं और स्थानों में से गलत जोड़ी का चयन करें। देखिए, पूना और बंबई में जो नेतृत्व किया था बाल गंगाधर तिलक ने, पंजाब में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने, दिल्ली में सैयद हैदर रजा ने, मद्रास में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने नहीं बल्कि मद्रास में किसने किया था? चिदम्बरम पिल्लई ने किया था। तो यहाँ पे डी वाला गलत है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है बंगाल संबंधित थे। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं, द्वारा पेश की गई थी? तो इसके द्वारा मुसलमानों के पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात की गई थी, वायसराय की कार्यकारी परिषद में एक भारतीय की नियुक्ति की बात की गई थी और केंद्रीय विधान परिषद की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 सदस्य करने की बात की गई थी। तो ये सभी के सभी प्रावधान इसमें किए गए थे। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। लखनऊ समझौता या लखनऊ संधि के मुख्य वास्तुकार के रूप में उनकी भूमिका के लिए सरोजिनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कहा था। मोहम्मद अली जिन्ना को किस वर्ष में महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में शामिल हुए, जिसकी अध्यक्षता सर दिनसा एडजी वाचा ने की थी? तो ये कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था 1901 में, इसमें पहली बार शामिल हुए थे। ठीक है, उस समय ये भारत लौटे हुए थे और पूर्णतः भारत कब लौटते हैं दक्षिण अफ्रीका से? तो 1915 में। 20वीं सदी की शुरुआत में भारत में महात्मा गांधी के प्रमुख संघर्षों का कालानुक्रम क्या था? तो सबसे पहले होता है आपका चंपारण सत्याग्रह 1917 में। ठीक है, फिर आपका फरवरी 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल होता है और मार्च 1918 में 22 मार्च 1918 को खेड़ा सत्याग्रह होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यही क्रम सही है। चंपारण कृषि जांच समिति के सदस्य कौन थे? तो इसमें FG श्ले, DJ रीड, महात्मा गांधी, राजा हरिप्रसाद नारायण सिंह, जी रैनी, ये शामिल सदस्य के रूप में इसमें शामिल थे। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह कब होता? 1917 में, बिहार के चंपारण में। अगला है प्रोफेसर प्रहलाद और R.A. मासेलकर द्वारा परिभाषित गांधीवादी नवाचार का सार क्या है? तो इसका सार क्या है? बी ऑप्शन पढ़िए। अधिक लोगों के लिए अधिक उत्पादन करने के लिए कम संसाधनों और कम लागत पर लोगों की सेवा करना। रोलेट एक्ट 1919 क्या था और महात्मा गांधी ने इसके खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध का आह्वान क्यों किया?
यह एक ऐसा अधिनियम था जिसने बिना किसी मुकदमे के संदिग्धों की गिरफ्तारी और कारावास की अनुमति दी। इसी के विरोध के परिणाम स्वरूप जो घटना घटित होती है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को घटित होती है। अगला है हंटर कमेटी या डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी के सदस्य कौन थे और उन्होंने जलियांवाला बाग त्रासदी और कर्नल डायर के संबंध में क्या कार्रवाई की। तो पहला ऑप्शन पढ़िए, समिति में 4 ब्रिटिश सदस्य और 3 भारतीय सदस्य थे, कुल 7 सदस्य थे। उन्होंने कर्नल डायर पर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की, ये ऑप्शन, केवल निंदा की थी पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करना किस आंदोलन का लक्ष्य था। तो ये असहयोग आंदोलन जो 1920 में प्रारंभ किया जाता है, 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ होता है महात्मा गांधी के द्वारा, इसका लक्ष्य था, जिसमें गांधी जी कहते हैं कि मैं 1 साल में जो है भारत को स्वराज प्रदान करा दूंगा। अगला है कथन कांड का प्रश्न है, अभिकथन है कि खिलाफत आंदोलन मित्र शक्तियों विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की के खलीफा के समर्थन में एक मुस्लिम आंदोलन था। सही है। कारण क्या था इसका? आंदोलन का उद्देश्य खलीफा के साथ मुस्लिम एकजुटता व्यक्त करना और मित्र शक्तियों द्वारा ऑटोमान साम्राज्य के खिलाफ दुर्व्यवहार का विरोध करना था। यह कथन सही है और व्याख्या भी हो रहा है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। यही खिलाफत आंदोलन जो है बाद में जो असहयोग आंदोलन था उसके साथ मिल जाता है। ठीक है। अगला है सर्वदलीय सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। 2 कथन है। पहला, डॉक्टर M.A. अंसारी साइमन कमीशन की नियुक्ति के जवाब में फरवरी 1928 में दिल्ली में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष थे। सही है। भारत के तत्कालीन सचिव लॉर्ड बिरकेनहेड द्वारा दी गई चुनौती के जवाब में सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया था। 2 के दोनों कथन सही हैं, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। यहाँ पे आपके 5 युद्धों के बारे में बात की गई है, इन युद्धों का कालक्रम लगाना है। तो देखिए इनमें से सबसे पहले आपका कौन सा होता है? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। तीसरा ये कब होता है? 1775 से 1782। फिर इसके बाद आपका होता है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये 1780 से 1784 में होता है। 4, फिर इसके बाद जो है आपका होता है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, 1803 से 1805 में होता है, 5वां आ जाएगा। ठीक है। फिर आपका प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध होता है, 1824 से 1826 में। फिर सबसे लास्ट में आपका आएगा प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 1842। इस प्रकार से जो क्रम होगा 3, 4, 5, 1, 2, 1, 3 हो जाएगा, सॉरी हाँ 2, 3, 4, 5, 1, 2। तो आपका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है? 2 कथन है। वेब मिलर एक अमेरिकी पत्रकार साबरमती आश्रम में रुके थे और धरसाना नामक जो कारखाने में सत्याग्रह हुआ था, नमक कारखाने में जो सत्याग्रह होता है, नमक सत्याग्रह के दौरान में, तो इस कारखाने में सत्याग्रह के बारे में रिपोर्ट की थी। ठीक है। ये जो यहाँ पे घटनाक्रम होता है धरसाना नमक कारखाने में जो विरोध प्रदर्शन होता है उसको इन्होंने रिपोर्ट किया था। दूसरा, आचार्य विनोबा भावे को पहली बार 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। ये 2 के दोनों कथन क्या हैं? सही है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मार्च 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, मार्च 1931 में कांग्रेस कराची अधिवेशन की अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी। सही है। दूसरा, मौलिक अधिकारों राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों पर संकल्प सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा M.N. राय की सहायता से तैयार किया गया था। नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नहीं बल्कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा M.N. राय की सहायता से तैयार की गई थी। ठीक है। तो यहाँ पर पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने कराची अधिवेशन को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और प्रतिष्ठा का शिखर माना तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में यह सत्र मौलिक अधिकारों राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों पर केंद्रित होने के साथ एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होता है। आगे चलते हैं। अगला है चौरी घटना के बाद असहयोग आंदोलन के निलंबन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? 2 कथन दिए गए। पहला, असहयोग आंदोलन के निलंबन का C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने कड़ा विरोध किया था। सही है। इन्होंने बाद में स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। दूसरा, डॉक्टर मुंजे ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने के लिए गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश किया। 2 के दोनों कथन यहाँ पर सही हैं, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पुणे के आगा खां पैलेस में महात्मा गांधी के कारावास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? 2 कथन दिए गए यहाँ पर। पहला, आगा खान पैलेस में ने अगस्त 1942 से मई 1944 तक महात्मा गांधी के लिए जेल के रूप में कार्य किया। सही है। दूसरा, ऑपरेशन रूबिकॉन जेल में गांधी के आमरण अनशन के संदर्भ में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्तावित कोडवर्ड था। 2 के दोनों कथन सही है। सी ऑप्शन। सांप्रदायिक पंचाट और उसके बाद की घटनाओं के संदर्भ में
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, सांप्रदायिक पंचायत के अंतर्गत प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 71 थी, सही है। सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध महात्मा गांधी का पहला आमरण अनशन गांधी और अंबेडकर के अनुयायियों के बीच पूना समझौता, जो कि 24 सितंबर 1932 को होता है, पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त होता है। तो दो के दोनों कथन यहाँ पर सही है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2। अगला है, यहाँ पे दो सूचियाँ हैं, इन्हें सुमेलित करना है, मतलब कौन बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। पुस्तकें या पत्रिका, उसके लेखक। इंडियन मिरर के जो राइटर रहे हैं, ये एक अखबार था, इसके जो प्रकाशक थे देवेंद्रनाथ टैगोर थे। तो पहला सही है। दास कैपिटल के राइटर कौन थे? कार्ल मार्क्स। वैनगार्ड ये समाचार पत्र था, इसको प्रकाशित किया था किसने? एम.एन. राय ने। नेटिव ओपिनियन ये भी एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र था, इसका संबंध सुभाष चंद्र बोस से नहीं बल्कि बी.एन. मांडलिक से था। बी.एन. मांडलिक से था, यहाँ पे डी ऑप्शन गलत है। 1940 के अगस्त प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, अगस्त प्रस्ताव का दीर्घकालिक उद्देश्य पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करना था, नहीं, ये कथन गलत है, क्योंकि इसका जो उद्देश्य था वो दीर्घकालिक उद्देश्य पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करना नहीं था, बल्कि तत्काल स्वतंत्रता प्रदान किए बिना युद्ध के प्रयासों में भारतीय सहयोग प्राप्त करना था। दूसरा, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, प्रस्ताव की अस्वीकृति के बाद गठित राष्ट्रीय रक्षा परिषद का कार्य पूर्णतः सलाहकारी था, ये सही है। तो पहला गलत, दूसरा सही, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, सर्वदलीय सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही? दो कथन है। पहला कथन है 1936-37 में भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के तहत हुए प्रांतीय विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत हासिल किया, सही है। 1935 के अधिनियम के बाद 1937 के चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल 28 महीने था। दो के दोनों कथन यहाँ पर सही हैं, यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2। अगला है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सत्याग्रही और किस स्थान पर उन्होंने सत्याग्रह किया? आचार्य विनोबा भावे, पवनार, यति यतनलाल जैन शोलापुर से संबंधित नहीं थे, बल्कि ये आपका छत्तीसगढ़ के रायपुर से संबंधित थे। वे एक समाज सुधारक थे जिन्होंने जन जागरण और दलित उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रहते हुए इन्होंने हरिजन कल्याण और गौ रक्षा तथा धर्म और संस्कृति की रक्षा हेतु अभियान चलाया था। तो यहाँ पर आपका बी वाला ऑप्शन सही नहीं है। राम गोपाल तिवारी बिलासपुर, रत्नाकर झा दुर्ग में इन्होंने नेतृत्व किया था। अगला है, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, देखिए 1940 के रायगढ़ अधिवेशन में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। फिर 1941 से लेकर 1945 तक कांग्रेस का कोई अधिवेशन आयोजित नहीं होता है। इस अवधि के दौरान वही अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव जो आता है 1942 में, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। फरवरी 1918 में यूपी किसान सभा की स्थापना 1918 में यूपी किसान सभा की स्थापना होती है, में कौन से व्यक्ति शामिल थे? तो गौरी शंकर मिश्र। देखिए, गौरी शंकर मिश्र और इंद्रनाथ द्विवेदी द्वारा यूपी किसान सभा की स्थापना की गई थी फरवरी 1918 में। मदन मोहन मालवीय ने इसके गठन के लिए समर्थन किया था, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय और सुभाष चंद्र बोस यूपी किसान सभा की स्थापना में शामिल नहीं थे। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 75 क्वेश्चन को कंप्लीट किया, और इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।